देखिए, अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है। आज का टॉपिक जो रहने वाला है मैन्योर पढ़ाऊंगा पहले, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं तुम्हें। और यहाँ पे जितने टाइप हैं टेबल्स आएंगी, जितने टाइप है मैन्योर के, फर्टिलाइजर के, सारा डिटेल है। और इस लेक्चर के बाद तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन मैन्योर और फर्टिलाइजर का गलत नहीं हो सकता। तो इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मैन्योर। तो सबसे पहले पूछ रहा है मैन्योर। देखो मैं तुम्हें बताऊं मैन्योर होता क्या है। मैन्योर पहले तो ये बताओ, ये ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक? सर ये ऑर्गेनिक होता है। और जो फर्टिलाइजर की बात करेंगे वो इनऑर्गेनिक होता है। सर ये मैन्योर है, ये कैसे प्राप्त होता है? मैन्योर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है ना? ये कहीं नहीं बनाया जाता। जैसे एनिमल का वेस्ट हो गया, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, किसी प्लांट का वेस्ट पार्ट हो गया, लीफ, ब्रांच, स्टेम या रूट, कोई भी पार्ट जो वेस्ट हो गया, किसी एनिमल का कोई वेस्टेज है, डेड बॉडी है किसी एनिमल की, जो भी है, गल सड़ने के बाद जो किस में कन्वर्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं हमरे? मैन्योर कहते हैं। जैसे ह्यूमन का वेस्ट होता है, नाइट सोइल जिसको बोला जाता है, वो भी किसमें माना जाएगा? मैन्योर ही बनेगा वो भी। ठीक है सर। ऐसे ही पशुओं का जो गोबर बोला जाता है, डंग बोला जाता है, वो भी किसका काम करता है? मैन्योर, गोबर की खाद जिसको कहते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही कोई हमारे घरों में वेजिटेबल्स हैं, वो वेस्ट होगी, तो उनको अगर हम इकट्ठा करेंगे और उनका जो गला से डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो भी मैन्योर बन जाएगा सर। फ्रूट का वेस्ट है वो भी मैन्योर, प्लांट के ट्री ब्रांच किसी का भी वेस्ट है वो भी मैन्योर। तो मैन्योर होता है सर, इसमें अच्छा न्यूट्रिएंट होता होगा ना? फर्टिलाइजर जितना नहीं होता, फर्टिलाइजर से थोड़ा सा क्या होता है, कम। फर्टिलाइजर से बहुत कम होते हैं न्यूट्रिएंट। पर इसकी एक खास बात है, इसका जो इफेक्ट होता है ना, वो स्लो जरूर होता है पर लंबे समय तक होता है। स्लो बट लॉन्गर, इफेक्ट इज स्लो बट लॉन्गर, लो न्यूट्रिएंट कंटेंट रखती है एज कम्पेयर टू दी फर्टिलाइजर। समझ में आया? इसको रेजिडुअल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल इफेक्ट, जो धीरे धीरे सॉइल में आता रहेगा इसका इफेक्ट, और प्लांट के लिए ग्रोथ में हेल्प करता रहता है। तो पढ़ने जा रहे हैं मेन्योर। तो देखिए भाई, बोलते हैं मेन्योर के बारे में। मेन्योर इज द ऑर्गेनिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनिक मटेरियल है ये। ठीक है। ड्राइव फ्रॉम द एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट रेजिड्यू। प्लांट एनिमल्स के वेस्ट हो गया, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, प्लांट का कोई भी बचा हुआ हिस्सा, विच कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट, विच कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म। ये किसकी फॉर्म में न्यूट्रिएंट रखता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म है, ऑर्गेनिक फॉर्म, ये ध्यान रहे भाई क्वेश्चन आए तो। मेन्योर विद लो न्यूट्रिएंट, मैंने बोला था ना इसमें न्यूट्रिएंट तो कम होते हैं पर बहुत लंबे समय तक चलते हैं। कंटेंट पर यूनिट क्वांटिटी है लॉन्गर, पर लंबे समय तक देता है। रेजिड्यू इफेक्ट देता है, बिसाइड इंप्रूविंग सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर टू द फर्टिलाइजर विद हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। देखो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, पर उनके कंपैरिजन में सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं फैलाते। जबकि फर्टिलाइजर है उनकी वजह से पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसे होते हैं। पर इसकी वजह से कोई पोल्यूशन या उसको कोई लॉस, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। मेन्योर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को और सॉइल स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। अरे समझ में आया? तो मेन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं करते, सॉइल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। अरे समझ में आया? और इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अच्छे से जिंदा रहते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, वो अच्छे से मेन्योर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, परंतु फर्टिलाइजर तो उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको मार देता है, डेथ का कर देता है। जबकि मेन्योर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से रह सकता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है, पोल्यूशन फ्री होता है। अरे समझ में आया क्या यहाँ तक है? आगे बढ़ते हैं मेन्योर के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर में, ऑर्गेनिक मेन्योर का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है देखिए। ऑर्गेनिक मैन्योर का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जो मैन्योर थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सर। मैन्योर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और एक है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की का मतलब है सर, यहाँ जो वो वाली मैन्योर, वो खाद का रूप है जो ज्यादा मात्रा में यूज करना पड़ेगा सर, क्योंकि उसका है ना इफेक्ट बहुत समय होगा और उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज करना पड़ेगा। और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर वो होगा जिसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट अच्छा होगा एज कम्पेयर टू बल्की वाले से, इसलिए उसका कम यूज करना पड़ेगा, कम मात्रा भी अच्छा काम कर देगी। ठीक है सर। बल्कि में क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल याद कर ले। FYM आता है, कंपोस्ट खाद, जो गला सड़ा के गोबर की खाद वगैरह वगैरह, ह्यूमन वेस्ट सब। नाइट सॉइल होती है जो ह्यूमन का वेस्ट होता है। ग्रीन मैन्योर जो पेड़ पौधों के, सब्जियों के, फ्रूट्स का जो वेस्ट होता है, सारा मिला के ये सारे बल्कि ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं सर। इनको बहुत ज्यादा भर भर के डालना पड़ेगा सॉइल में, जब जाके किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ठीक है। और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? एडिबल ऑयल केक होते हैं। एडिबल ऑयल केक जो पशु खाते हैं ना, ग्राउंडनट केक हो गए। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, जो तेल निकाला जाता है ऑयल का, सरसों का तेल निकाले या फिर ग्राउंडनट का या तिलहन का, जिसका तेल निकाले, उनका जो वेस्ट बचता है उसको केक कहते हैं, वो केक टाइप बन जाता है।
फल भी बोलते हैं जिसको, तो उनको भी यूज किया जा सकता है। उनको खाने में तो पशुओं के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा किसी के द्वारा यूज किया जा सकता है, परंतु उसको मेन्योर के रूप में सोइल के अंदर मिट्टी में भी डाला जा सकता है और वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है सर। नॉन एडिबल ऑयल केक होते हैं, जैसे नीम का तेल निकालते हैं, कैस्टर का निकालते हैं, तो उनसे जो वेस्ट बचता है उसको पशुओं या ह्यूमन को खाने के लिए नहीं दिया जाता, परंतु उसको सोइल के अंदर उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब ब्लड मील क्या होता है सर? ये क्या आ गया ब्लड मील? ब्लड मील खून डालते हैं क्या सर? सोइल खून पीते हैं ना? ना 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 ना। जो जब स्लोटर हाउस होते हैं ना, स्लोटर हाउस होते हैं जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, उनका खून बिखरता है, फुरस के ऊपर खून बिखर जाता है, वो सूखने के बाद उसको फुरस पे इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसको उसको ब्लड मिल को कहाँ यूज किया जाता है? खेतों में, मिट्टी के अंदर यूज किया जाता है, उसमें वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो उसमें भी मैंने और बहुत अच्छी मानी जाती है ब्लड मिल का, जो पशुओं को जहाँ काटा जाता है वहां के एरिया में जो ब्लड बिखरा होता है उसको सूखने के बाद फुरस के इकट्ठा करने के प्रोसेस से जो इकट्ठा हुआ उसको ब्लड मिल बोला जाता है। कोई डाउट है इसमें? तो ये सारे टाइप थे, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया और एक बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया। इनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट किसमें है? कंसंट्रेटेड वाले में ज्यादा न्यूट्रिएंट है, इसको थोड़ी मात्रा में भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा, जबकि बल्की वाले में न्यूट्रिएंट कम है, इसको ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फर्टिलाइजर्स है उनका क्लासिफिकेशन। सर अभी तक तो मैंने पढ़ा रहे थे, हाँ फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं पहले तो सुन लो। फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं। पहली बात तो वो क्या थे, वो कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं था, वो अपने आप ही बना था वेस्ट से। और ये एक केमिकल है, कौन सा केमिकल है? इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक है सर ये, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक है। इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल इंडस्ट्री या फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री के अंदर या फिर किसी इंडस्ट्री के अंदर इनको बनाया जाता है। और ये पोल्यूशन काज करते हैं भाई, ये पोल्यूशन काज करते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक होता है जबकि वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। ये महंगे भी होते हैं, महंगे हैं ये, ठीक है। तो इनमें जो मनी हमारा पैसा वेस्ट होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है सर। और ये केमिकल नेचर के होते हैं जबकि वो बायोलॉजिकल नेचर के थे। और इनके पर इनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है? हाई है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मेन्योर। पर ये दिक्कत क्या है, ये पोल्यूशन काज करते हैं सर, ये दिक्कत है इनमें सबसे बड़ी। अब इनका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं मेन्योर का, नहीं फर्टिलाइजर का, और इनको आगे डिटेल में समझते हैं। देखिए फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन, ये इसको छह भागों में डिवाइड किया गया है, और ये छह भाग सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये जो एग्जांपल दिए गए ना, यहाँ से इनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैंने देखा है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले स्ट्रेट फर्टिलाइजर है सर, बाइनरी फर्टिलाइजर है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, मिक्स फर्टिलाइजर, लो एनालाइज फर्टिलाइजर, हाई एनालाइज फर्टिलाइजर। सर इनमें से अब स्ट्रेट का मतलब सीधी सादी फर्टिलाइजर है? ये बिल्कुल ना है। सीधी सादी का क्या मतलब है? स्ट्रेट का मतलब है जिसके अंदर एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट मिले, वन टाइप का ओनली। जैसे यूरिया की बात करूं तो सिर्फ नाइट्रोजन, ठीक है। डीएपी की बात करूँ तो उसमें सिर्फ, नहीं डीएपी की याद नहीं कर सकते, वो तो बाइनरी और भी होते हैं उसमें। तो जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये क्या है? एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट रखते हैं अपने अंदर, एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं सर? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये वाले प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। एक दिन तो मैं न्यूट्रिएंट्स की क्लास लेता हूँ तुम्हारी, इंपॉर्टेंट प्राइमरी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं टोटल जो प्लांट्स में यूज होते हैं, कौन से का क्या रोल है, सारा डिटेल देता हूँ एक दिन तुम्हें। ठीक है, फुल डिटेल में न्यूट्रिएंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं याद रखूंगा मैं ये बात। न्यूट्रिएंट्स पे क्वेश्चन आया है, एक एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, मैंने देखा है। चलिए अभी फिलहाल तो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन चल रहा है, इसका स्ट्रेट फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब होता है सर ऐसा फर्टिलाइजर जो कि सिर्फ एक ही प्राइम ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट को कंटेंट करता हो, उसको कहते हैं सर। हाँ, एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो जिसके अंदर, जैसे फर्टिलाइजर विच कंटेन ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये सभी क्या होते हैं? एक ही न्यूट्रिएंट को रखते हैं अपने अंदर। प्राइमरी न्यूट्रिएंट एक है, वैसे न्यूट्रिएंट तो ज्यादा हो सकते हैं, पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट वन है सर। ये प्राइमरी प्राइमरी क्या कर रहे हो ये समझाओ, मैं समझाऊंगा तुम्हें डिटेल में। प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अभी फिलहाल ये याद रख लो, प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिसमें एक होता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है। फिलहाल के लिए याद रख लो, मैं न्यूट्रिएंट्स बता दूंगा तुम्हें, टेंशन ना लो। बाइनरी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कंटेंट टू मेजर न्यूट्रिएंट, जिसमें दो मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट मिले ना, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी। बाई मतलब दो होता है सर, बाइनरी दो, दो वाला फर्टिलाइजर जिसमें दो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, उसको कहेंगे सर। और इसके एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, के भी आ गया और एन भी आ गया सर, पोटेशियम भी आ गया और नाइट्रोजन भी आ गया, मतलब दो दो न्यूट्रिएंट है सर इसके अंदर। हाँ, दो न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, यही तो मैं बताना चाह रहा था तुम्हें।
दो न्यूट्रेंट है। ऐसे ही देखो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम के हो गया, के पोटेशियम को के से नाइट्रेट में एन आ जाएगा, अमोनियम में एन आ जाएगा और फोस्फेट में पी आ जाएगा, दो प्राइमरी न्यूट्रेंट हो गए। नाइट्रोफोस्फेट, नाइट्रो मतलब एन आ गया और फोस्फेट में पी फोस्फोरस आ गया। तो ये सारे जो अमोनियम में एन आ गया, NH3 होता है फार्मूला अमोनियम, और फोस्फेट PO4 होता है। तो देखो अमोनिया में एन आ गया और फोस्फेट में फिर पी आ गया, तो दो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिनमें भी है, दो दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिनमें भी है वो सारे बाइनरी फर्टिलाइजर है भाई, सीधी सी बात है, याद कर लोगे। और जिसमें एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट वो स्ट्रेट सीधा साधा है भाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर, कॉम्प्लेक्स में दो या दो से भी ज्यादा, दो या तीन तक भी दोज फर्टिलाइजर हैव टू और थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट। और देखो मैं एक बात बताता हूँ, बाइनरी में कोई जरूरी नहीं प्राइमरी हो, बाइनरी में कोई भी दो न्यूट्रिएंट हो जाए, प्राइमरी तो हो एक तो, और साथ में दूसरा वो भी हो, तो उसको बाइनरी बोल दिया जाता है। और जिसमें कॉम्प्लेक्स, तो ये कुछ एग्जांपल बाइनरी में जाएंगे, हम जाएंगे जिसमें दो न्यूट्रिएंट हो बाइनरी में चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, बाइनरी भी तो बोल सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर। जैसे कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया, NPK, इसमें प्राइमरी ही होनी चाहिए, दो दो कम से कम दो या तीन क्या होने चाहिए, प्राइमरी ही होनी चाहिए। सच फर्टिलाइजर कंटेन मोर देन वन प्राइमरी और मेजर न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, DAP, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है सर। अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ये इस तरह के एग्जांपल सर, ये तो वहां भी थे अमोनियम फॉस्फेट। हाँ तो क्या दिक्कत होगी, कॉम्प्लेक्स में भी तो दो हो सकते हैं, वहां भी तो हो सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है वो, बाइनरी का भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, पर हर एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। अरे समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होते हैं सर, मिक्स्ड मतलब ए मान लो और बी फर्टिलाइजर को मिला के जो फर्टिलाइजर तैयार की जाती है उसको कहते हैं मिक्स्ड। पर मिलाने से पहले एक बात का ध्यान रखा जाए, कभी गलती से कोई ऐसी चीज ना मिला दें कोई जहर बन जाए, जैसे जिंक में फॉस्फेट मिला दिया किसी ने, जिंक की जो फर्टिलाइजर थी और फॉस्फेट वाली दोनों मिक्स कर दिया और वो रेड पॉइजन बन गया, बताओ वो जैन बना के खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रहे। ऐसी फर्टिलाइजर को मिक्स करें जिससे कोई केमिकल रिएक्शन होकर कहीं नई चीज ना बन जाए, ठीक है भाई। मिक्स्ड फर्टिलाइजर एंड फिजिकली मिक्स्ड इन द स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिलाया जाता है, दे कंटेन टू और थ्री प्राइमरी प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट। मिक्स्ड फर्टिलाइजर आर मेड ऑफ थोरली मिक्स्ड एंड इंग्रेडिएंट आइदर मैकेनिकली और मैन्युअली, केमिकली नहीं मिलने चाहिए वो, मैकेनिकली और मैन्युअली मिलाना है उनको, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो जानी चाहिए बोल रहा है। लो एनालाइज फर्टिलाइजर क्या होती है सर, लो एनालाइज फर्टिलाइजर वो होते हैं जिसमें 25% से कम, कम क्या हो, कंटेंट हो प्राइमरी न्यूट्रिएंट का, 25% से कम होगा उसको सर क्या लो एनालाइज में माना जाएगा, हाँ। और 25% से ज्यादा हो गया तो सर उसको हाई एनालाइज फर्टिलाइजर बोल दिया जाएगा। 25% से कम है तो वो लो है, और 25% से अगर ज्यादा है तो वो किस में आ जाएगा रे, हाई एनालाइज्ड फर्टिलाइजर में आ जाएगा। जैसे लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट होनी चाहिए, जैसे SSP, सिंगल सुपर फोस्फेट, सिंगल सुपर फोस्फेट 16% ही होता है इसके अंदर, तो ये लो एनालाइज फर्टिलाइजर में आ गया। सोडियम नाइट्रेट है में 16% ही होता है, तो ये भी लो एनालाइज फर्टिलाइजर में आ गया, ठीक है सर। और हाई एनालाइज में 25% से ज्यादा होना चाहिए, जैसे यूरिया में 46% है, तो इसका मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट 46% है, तो सर ये हाई एनालाइज फर्टिलाइजर है। DAP इसके अंदर भी 46 और 18 मिला के और भी ज्यादा हो गया, तो ये भी किस में आ जाएगा, हाई एनालाइज फर्टिलाइजर में आ जाएगा। इस तरह से हमने छह तरह के फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन किया। स्टेट जिसमें एक ही हो सर, एक ही न्यूट्रिएंट हो प्राइमरी न्यूट्रिएंट सर, उसके बाद बाइनरी जिसमें दो दो हो, कॉम्प्लेक्स जिसमें दो या तीन हो और वो भी प्राइमरी और मेजर वाले हो, मिक्स्ड जिसमें दो को कम से कम दो को मिला के मिक्स करके डाला जाए, पर वो मैनुअली या मैकेनिकली होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए। लो एनालाइज फर्टिलाइजर सर जिसमें 25% से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो या मेजर न्यूट्रिएंट 25% से कम है तो लो एनालाइज फर्टिलाइजर, और ज्यादा है तो हाई एनालाइज फर्टिलाइजर। अब मैं तुमसे पूछूं DAP हाई एनालाइज है, लो तो हाई एनालाइज है सर। और SSP क्या है, SSP सर लो एनालाइज फर्टिलाइजर है सर, ठीक है ना, ऐसे याद रह जाएगा। DAP, यूरिया कौन सी है सर, हाई एनालाइज फर्टिलाइजर है, याद रहेगा भाई, कोई डाउट है इसमें। यूरिया सर स्ट्रेट है या बाइनरी या कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेट है यूरिया। ऐसे ऑप्शन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में और वो कवर करने होंगे तुम्हें, समझ में आया भाई सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो तुमसे और कवर कर लेना इनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द डिफरेंट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, अलग अलग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन का कंटेंट किस में कितना होता है, ये याद रखनी है ये टेबल, हाँ याद रखनी पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है, याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द डिफरेंट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन कंटेंट वाली जिनमें नाइट्रोजन होता है पर कितना परसेंट होता है, किस फॉर्म में होता है, ये जरूरी है याद रखना। जैसे सोडियम नाइट्रेट का फर्टिलाइजर है, इसमें 16% नाइट्रोजन होता है, 16%, और वो नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, NO3 की फॉर्म में, ठीक है सर। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट में सोडियम नाइट्रेट तो हो गया यार सर 16% और NO3 की फॉर्म में, और जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसमें सर 12.5 टू 13.5% होता है भाई नाइट्रोजन कंटेंट, और ये भी नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, NO3 की फॉर्म में होता है, ठीक है सर।
अमोनियम सल्फेट में अमोनिया की फॉर्म में, देखो नाम में ही देखो, नाइट्रेट लिखा तो नाइट्रेट की फॉर्म में होगा, नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनिया लिखा तो अमोनिया की फॉर्म में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब परसेंटेज परसेंटेज याद करनी है, नाम में ही है सर, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट की फॉर्म में मिलेगा, अमोनिया तो NH3 अमोनिया की फॉर्म में मिलेगा, जैसे पर अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस लिखा होता है, उसकी फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो सर अमोनियम सल्फेट होता है, इसमें कितना होता है 20.6% होता है, ये याद रखना डाटा रे, 20.6% और अमोनियम की फॉर्म में होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में भी अमोनिया की फॉर्म में होता है, अमोनियम नाइट्रेट में भी अमोनिया की फॉर्म में होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम क्लोराइड में 26%, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, दिख ही रखा है, 18 19 दोनों में आया, ठीक है भाई। अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन कंटेंट, अमोनियम नाइट्रेट में 33%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट इनमें से इस टेबल में किसमें है, अमोनियम नाइट्रेट में है सर। क्यों क्यों कारण देखो, अमोनियम नाइट्रेट में दो दो कारण है, अमोनियम और नाइट्रेट, एक तो अमोनियम हो गया NH4 प्लस में नाइट्रेट हो गया NO3, तो दो दो नाइट्रोजन कंटेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा तो होना ही था। वहां देखो 16% था अकेले नाइट्रेट वाले में लगभग, तो 16 का डबल हो गया ना, या 33 लगभग डबल हो गया, अप्रोक्स डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसी इस तरह से ये याद रख सकते हो, याद रह जाएगा अभी टेबल। आगे बढ़े, नाइट्रोजन कंटेंट याद करने के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और नाइट्रोजन कंटेंट्स जो बाकी बचे हैं उनको भी कवर कर लिया जाए, जैसे कि देखो यहाँ देखो, अब किस किस का नाइट्रोजन कंटेंट देखना, तुमने चार याद कर लिए ऊपर वाले, कौन कौन से याद करे थे बताओ, अभी अभी तुमने जो याद करे उनको रिवाइज करो रे, बोलो उनको क्या क्या बोला था। सोडियम नाइट्रेट में कितना था, 16% था सर, सोडियम नाइट्रेट सबसे पहले आपने पढ़ाया, उसमें 16%, फिर पढ़ाया पोटेशियम नाइट्रेट, उसमें 12.5 टू 13.5% था, अमोनियम सल्फेट पढ़ाया, उसमें कितना था 20.6 था, अमोनियम क्लोराइड पढ़ाया, उसमें कितना परसेंट था बोलो रे, 26%, और सबसे ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट में था सर, अमोनिया में भी नाइट्रोजन था, नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन 33% तक का सबसे ज्यादा। और आगे यूरिया में सबसे ज्यादा होता है भाई, यूरिया का याद रख लो 46, ये पूछा जाता है यूरिया का सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट यूरिया ही रखते हैं, इनमें से जितने भी टेबल में तुमने चार पहले पढ़ लिए और 6 7 और पढ़ रहे हो, इनमें सबसे ज्यादा यूरिया में होता है, और यूरिया किसकी फॉर्म में, अमाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अमाइड की फॉर्म में, नहीं कि, और इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2CO NH2 नाचो CO नाचो, नाचो CO नाचो, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है नाचो CO नाचो NH2CO NH2 NH2CO NH2 यूरिया, और सबसे ज्यादा 46 और किसकी फॉर्म में, अमाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर। यहाँ बॉन्ड बनाता है CO के साथ, बॉन्ड बना के आगे भी बढ़ जाती है और इस चेन को अमाइड बोला जाता है, अमाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूरिया में। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट सर 25.6%, और ये भी अमोनियम और नाइट्रेट दो दो फॉर्म हो गया, अमोनिया और नाइट्रेट दो दो, ये अमोनिया का हिस्सा तो 19.6 हो गया और नाइट्रेट का 6.6 हो गया, दोनों को मिला के अगर जोड़ोगे तो 25.6 के अप्रोक्स हो गया, अप्रोक्सीमेट है ये, बिल्कुल डाटा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम साइनामाइड, अमाइड लिखा था, अमाइड की फॉर्म में सर 20.6 हो गया सर, 20.6 पहले भी कोई आया क्या, हाँ आया, अमोनियम सल्फेट 20.6% आया था, अमोनियम सल्फेट, ऐसे ही कैल्शियम साइनामाइड आया, वो भी 20.6% होता है, अमाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्राइट ब्लड होता है, उसमें 3 से 14% प्रोटीन ऑर्गेनिक, ग्राउंडनट केक होता है उसमें 8%, ये वही ब्लड मील मैंने समझा दिया था क्या होता है, ग्राउंड केक होता है उसमें 8% प्रोटीन ऑर्गेनिक फॉर्म, मीट मील होता है उसमें 9 से 11% नाइट्रोजन प्रोटीन ऑर्गेनिक फॉर्म, ग्वेनो, ग्वेनो होता है जो बर्ड्स होते हैं ना, उनका जो बीट होती है उसमें जो मटेरियल मिलता है उसको ग्वेनो कहते हैं, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है 10% होता है, वो प्रोटीन होता है ऑर्गेनिक होता है, ठीक है भाई। ग्वेनो समझ में आ गया होगा सभी को, ग्वेनो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पोटेशियम फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, अब नाइट्रोजन कंटेंट और नाइट्रोजन वाला पूरा खेल डिटेल समझ लिया, अब पोटेशियम वाले पे आ जाओ भाई। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं सर, पोटेशियम वाले महंगे होते हैं, हाँ सबसे महंगे, क्यों, रीजन, क्योंकि इंडिया में इसका कोई कारखाना या कोई फैक्ट्री नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये इंपोर्ट करना पड़ता है, इंडिया में पोटेशियम कहाँ मिलता है, दिक्कत तो ये हो रही है सबसे बड़ी, हाँ यही रीजन है। पोटेशियम क्लोराइड KCI कंटेन 60 लगभग परसेंट ऑफ K2O रखता है अपने अंदर, क्या होता है K2O, पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें K2O की मात्रा मिलती है 60%, पोटेशियम सल्फाइड होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला है सल्फेट का, वो 48% K2O रखता है एंड 70.5% सल्फर भी होता है, ये डाटा याद रखने पड़ेंगे भाई, कोई चारा नहीं है, सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करो। पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये कितना 44% K2O रखता है, 13% नाइट्रोजन कंटेंट रखता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो केटुओ का, केटुओ ही क्यों पूछते हैं सर, क्योंकि केटुओ एग्जाम में आ रहा है, केटुओ की फॉर्म में ही इसमें नाइट्रोजन, देखो जैसे नाइट्रोजन नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में या फिर अमोनिया की फॉर्म में मिल रहा था, या पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें पोटेशियम किस फॉर्म में मिल रहा है, केटुओ की फॉर्म में मिल रहा है, सर में किसकी फॉर्म में मिला है, केटुओ की फॉर्म में, तो केटुओ का डाटा पूछेगा, क्या है उसका पूछेगा नहीं सर,
तो K2O कितना है, जो पोटेशियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड के अंदर तो है सर 60%, सल्फाइड के अंदर है 48%, और नाइट्राइट के अंदर है, नाइट्रेट के अंदर है 44%। ये याद रख लो बस। पोटेशियम तो सबके सामने लगा ही है, क्लोराइड वाले में 60% है, सल्फाइड सल्फेट वाले में 48% और नाइट्रेट वाले में 44% है सर। K2O की फॉर्म याद रखनी है और कुछ पूछना ही नहीं, क्योंकि जो पोटेशियम है वो K2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो वही डाटा याद कर लेंगे, क्यों ज्यादा टेंशन लेनी। ठीक है भाई, 60% 48% और 44%, क्लोराइड सल्फाइड और नाइट्राइट याद रख लेंगे सर, नाइट्रेट। तो इस तरह से हो जाएगा, याद है। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर याद कर लिया आपने। अब फोस्फेट वाला याद कर लो, फोस्फेट किस किस फर्टिलाइजर में किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो भी देख लो भाई। याद तो रखना पड़ेगा डाटा। डाटा याद नहीं करोगे तो ये एग्जाम ही एग्रीकल्चर का ऐसा है जो डाटा बेस्ड है, थोड़ा सा इसमें याद करना ज्यादा पड़ता है रे, मजबूरी है, परंतु तुम इसको बोझ न मान के समझने की तरफ जाओगे, इसको ध्यान रखोगे, दो चार बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर किसी ने इसको भारी मान लिया, बोझ मान लिया, तो ये याद नहीं होगा किसी भी कंडीशन पे, और इसको मजाक मजाक में कर जाओगे तो कर ही जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये बात हुई थी। कैल्शियम H2PO4 होल ट्वाइस, इट कंटेन 16% P2O2 होता है, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर भी अवेलेबल होता है। तो सल्फर का डाटा इसमें याद, तुम्हें फोस्फोरस का डाटा सॉरी याद करना है, कितना परसेंट है बताओ, 16%। और किस फॉर्म में, P2O5 की फॉर्म में मिलता है। जैसे वो किस फॉर्म में मिला, K2O की फॉर्म में मिल रहा था ना पोटेशियम, ये मिलेगा P2O5 की फॉर्म में, क्योंकि सबसे सुटेबल पॉलीमर होता है ना, P2O5 ही एग्जिस्ट करता है इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये था सिंगल सुपर फोस्फेट, SSP। अब है डाई अमोनियम फोस्फेट, डाई अमोनियम फोस्फेट में 18% नाइट्रोजन, 46%, ये डाटा याद रखना है। P2O5 मिलता है सर 46%, उसमें कितना था, 16% था, इसमें 46% है सर डाई अमोनियम वाले में। मोनो अमोनियम फोस्फेट में सर DAP था, ये DAP डाई अमोनियम फोस्फेट, और ये MAP है सर, मोनो अमोनियम फोस्फेट। इट कंटेन 12% नाइट्रोजन, 48%, उससे भी ज्यादा है डाई अमोनियम वाले से भी, क्यों, अमोनियम वाले में नाइट्रोजन का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा 18% है, इसमें मोनो अमोनियम वाले में तो नाइट्रोजन का हिस्सा कम हो गया, और किसका बढ़ गया भाई, किसका बढ़ कह रहे हैं, फोस्फेट का सर। फोस्फेट याद करना हमें, 48% P2O5 है। बेसिक जो स्लज होता है उसमें 14 से 18% P2O5 मिलता है, और हमें यही याद रखना है डाटा। तो इस तरह से ये याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थोड़े थोड़े डाटा हैं वो भी याद कर ही लेंगे। देखो ये लेक्चर है, डाटा बेस्ड है, मैं समझ रहा हूँ, याद बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना ही करना है इस साल, तो करना ही पड़ेगा डाटा भी याद। और मैं ये डाटा उठा के दे रहा हूँ ना, कहीं से भी जहाँ से भी ला रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा, और तुम्हें एक जगह मिल रहा है, इसको रिवाइज कर लो बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल फोस्फेट, जिसमें MCP आ जाएगा, और सिट्रस सॉल्युबल जो खट्टी चीजों में घुले डिजोल हूँ उसको DCP आ जाएगा इसमें। और इनसॉल्युबल में आ जाएगा TCP, ट्राइफॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट, डाई कैल्शियम फोस्फेट और मोनो कैल्शियम फोस्फेट, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब ये वो एग्जाम में यही पूछ लेता, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, मोनो वाले, डाई वाले या ट्राई वाले, मोनो वाले वाटर सॉल्युबल। सिट्रस सॉल्युबल कौन से होते हैं, डाई वाले सर। और जो इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते हैं, वो कौन से होते हैं, ट्राई वाले सर, ट्राई क्लोरोफॉस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट सॉरी, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट, डाई कैल्शियम फोस्फेट और मोनो कैल्शियम फोस्फेट, तीन ब्रांच बनाई गई सर। इनमें वाटर सोल्यूबल वाले जो कि मोनो कैल्शियम फोस्फेट है, उनमें आता है सुपर फोस्फेट, 16% है सर इसमें। और कंसंट्रेटेड फॉर्म है एसपी की, वो उसमें 48% है। और 20% अमोनियम फोस्फेट में सर, अमोनियम फोस्फेट में कितना है, 20% मिलता है फोस्फेट। और कंसंट्रेटेड में 48% और सुपर फोस्फेट में 16% मिलता है सर। और ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं सर। ठीक है, सिट्रस सोल्यूबल होते हैं, इसमें बेसिक स्लज आता है, अभी ऊपर पढ़ के आए 48 से 14 से 18% P2O5 अभी पढ़ा है। डाई कैल्शियम फोस्फेट सर, इसमें लगभग 34 से 38% P2O5 होता है। रेनिया है, इसमें भी फोस्फेट का कंटेंट 26% तक हो सकता है। रॉक फोस्फेट जो सोल्यूबल ही नहीं होते, रॉक फोस्फेट, इसमें 30 से 40% P2O5 होता है सर। रॉ बोन मिल्स जो हड्डियों में मिलता है, वो कितना होता है, 20 से 25% होता है, P2O5 उसमें भी मिलता है। तो इस तरह से हमने ये टेबल भी याद कर ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी के बेस पे कौन सिट्रस में डिजोल्व होता है, सोल्यूबल है, कौन वाटर में सोल्यूबल है, कौन इनसॉल्युबल है, उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स जो कि याद रखने हैं और एग्जाम में आए हैं। मैं पीछे लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा इन सब टेबल पे, इस लेक्चर के लास्ट ही लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। हाँ, फर्टिलाइजर तो सर आप कह रहे थे फास्ट रिलीज होते हैं, तेजी से इफेक्ट देते हैं। स्लो रिलीज भी बनाया गया है इनको, क्यों बनाया गया है स्लो रिलीज? इनके ऊपर कोटिंग कर दी गई, किसी की कोटिंग करके इनको स्लो रिलीज बनाया गया, ताकि ये धीरे धीरे अपना इफेक्ट दे सके, अचानक ना दें, किसी प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए। तो देखिए सर, क्या क्या है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स में, क्या क्या है उसमें? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सुपर सल्फर कोटेड यूरिया, ये इंपॉर्टेंट है, सल्फर कोटेड यूरिया आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। सल्फोनिक यूरिया हो गया, सल्फोनाइल यूरिया, मिथाइलिन यूरिया, आइसोब्यूटाइलिडीन, डायूरीन, नेचुरल ऑर्गेनिक पॉलीमर कोटेड यूरिया, ये सारी जो भी यूरिया की कोटिंग वाली यूरिया ना, ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में काउंट की जाती हैं। यहाँ तक ये याद रख लोगे, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी पे बात करते हैं भाई। कौन सा न्यूट्रिएंट कितना परसेंट किसी फसल को फायदा देता है, कौन से न्यूट्रिएंट से कितना परसेंट उसको प्लांट को फायदा मिलता है, पेडी में कितना, वीट में कितना, तो ऐसे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो देखो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 30 से 40% पेडी में अपना फायदा देती है, नाइट्रोजन कंटेंट 30 से 40%, और 40 से 50% इन अदर। एफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट की, जो एफिशिएंसी नाइट्रोजन की एफिशिएंसी, वो 30 से 40% ही अपना इफेक्ट दिखा पाता है पेडी के अंदर, जबकि दूसरे क्रॉप के अंदर वो 40 से 50% अपना इफेक्ट देता है, अपनी एफिशिएंसी दिखाता है। फॉस्फोरस कितनी परसेंट एफिशिएंसी देता है सर किसी फसल में? 20 से 25% देता है। पोटेशियम 40 से 70% तक देता है, और पर पोटेशियम इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल में यूज करना होता है, ऐसे नहीं कि भर भर के डालेंगे, ठीक है। सल्फर महंगा भी बहुत ज्यादा, पोटेशियम सल्फर वो 10 से 12% ही अपना इफेक्ट दे पाता है, अपनी एफिशिएंसी दे पाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाम में ही माइक्रो छुपा है, तो बहुत ही कम देते हैं, 3 से 5% ही अपना इफेक्ट, अपनी एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर की आई? पोटेशियम की आई। पर पोटेशियम बहुत कम है, हमारी जो सॉइल है इसमें भी कम है, और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है महंगा होने की वजह से। और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, 40 से 70%। और दूसरे नंबर पे जो एफिशिएंसी अच्छी है वो नाइट्रोजन की है, वो 40 से 50% तक अपनी एफिशिएंसी दे सकता है। तीसरे नंबर पे अगर एफिशिएंसी की बात करोगे तो फॉस्फोरस है, इसलिए तो नापाक सबसे इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं, NPK, NPK बोला जाता है, NPK। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, नापाक याद रखते हैं, नापाक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? पोटेशियम, फिर नाइट्रोजन, और फिर फॉस्फोरस, फिर बाद में सल्फर आता है, और उसके बाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। न्यूट्रिएंट्स के आगे डिवाइड किया गया माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैं पढ़ाऊंगा मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, पूरी टेबल तैयार करवाऊंगा तो मैं न्यूट्रिएंट्स की, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स पे टॉपिक बनाऊंगा पूरे, और वहां से एक क्वेश्चन आएगा, उनकी ट्रिक्स भी दूंगा तुम्हें सारी, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी ऑफ वेरियस एप्लीकेशन मेथड, वेरियस एप्लीकेशन मेथड्स, तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये वाली स्लाइड। देखो क्या दिया है इसमें, मार्कर कहाँ है मेरा, ये रहा। तो देखो फर्टिलाइजर ह्यूज एफिशिएंसी, इसमें ना थोड़ा सा एक अच्छी बात बताई गई है, एक डेफिनेशन भी कवर करूंगा तुम्हारे लिए एक यहाँ से, वो भी समझा ही देता हूँ। देखो भाई, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी ऑफ वेरियस एप्लीकेशन मेथड, न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं तीनों की जब बात करेंगे, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की, ठीक है सर। तो इनमें सोइल एप्लीकेशन और फर्टिगेशन, इनकी जो एफिशिएंसी है ना, सोइल में अगर सीधा डाला जाए, इसको सीधा सोइल में डाल दिया हमने, टीलेज के दौरान डाल दिया, या बाद में डाल दिया, या तो उगी हुई फसल के अंदर टीलेज करते, सेकेंडरी टीलेज में डाल दिया, प्राइमरी टीलेज में, जीरो टीलेज, वहां पे हमने क्या कर दिया, इनको डाल दिया, खेत में छिड़क दिया, या उसमें किसी भी मेथड से डाल दिया, तो वो जो सोइल के अंदर अपनी एफिशिएंसी देता है ना, नाइट्रोजन 30 से 50% दे पाता है बस, फॉस्फोरस 20% और पोटेशियम 50% ही एफिशिएंसी अपनी दे पाता है, जितनी इनकी औकात है उसमें से इतना ही परसेंट अपना रोल प्ले कर पाते हैं, अगर उनको सीधा खेत में मिट्टी में डाल दिया जाएगा, और फसलों में इतना ही रोल प्ले करेंगे। पर उनकी फर्टिगेशन का दौरान डाला है, फर्टिगेशन का, तो सर जो सिंचाई होती है, इरिगेशन हो रहा है उसके साथ फर्टिलाइजर की फर्टिगेशन कहते हैं, जब सिंचाई के साथ साथ उसको डाल दिया जाए, पानी का जैसे पानी अंदर एंट्री कर रहा है किसी भी फसल में, वहीं उसको डिजोल्व करके डाल दिया जाए, तो वो उसके एफिशिएंसी डबल हो जाती है अप्रोक्स। देखो 45 एवरेज था, तो ये 9
55% हो गया, ये 20 से 45% हो गया, 50 से 50%, 80% तक अपना रोल प्ले करने लगे। फर्टिलाइजेशन में सर जो भी फर्टिलाइजर होती हैं, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम कंटेनिंग, उनके एब्सेंस में अप्रोक्स डबल होने लगती है। हाँ, उनकी एब्सेंसी अप्रोक्स डबल के करीब करीब रहने लगती है। और इसका मतलब तो फर्टिगेशन एक बेस्ट मेथड है सर। हाँ, फर्टिगेशन में ये जानना चाहिए किसानों को, ये नॉलेज होनी चाहिए कि फर्टिगेशन प्रोसेस एज इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू सीधा सॉइल में अप्लाई करना किसी भी फर्टिलाइजर को। अरे समझ में आया? तो बेस्ट एप्लीकेशन है ये तो फर्टिगेशन सर। हाँ, फर्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रॉप। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें अब कुछ एग्जाम में आए हुए, किसी भी एग्जाम में, मैं जरूरी नहीं अब तुम्हारा जो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम उसी के क्वेश्चन उठाया मैंने, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जहां आया हुआ है, टॉप एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी उठाए हैं। और ऐसे तुम्हें इससे ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्म में आए, पर उससे भी पता लगेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। एग्जाम बनाने वाला तुमसे क्वेश्चन अप्लाई कैसे करता है, तुम्हें क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, वो पता लगता है किसी भी क्वेश्चन को देखने से। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही नॉलेज होती चली जाएगी चीजों को क्लियर करने की। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कह रहा है विच फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद। किसान खाद किसको कहते हैं? यूरिया को, अमोनिया को, डीएपी को, सीएपी को, एमओपी को, मोनो फोस्फेट या डाइफोस्फेट या यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट या फिर कैन। इसका आंसर है कैन। कैन का मतलब क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। किसान खाद के नाम से जाना जाता है कैल्शियम अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट का दूसरा नाम है किसान खाद। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें ये याद भी रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है सर? ये 10वीं क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से। 10th क्लास का साइंस भी तो हमारे एग्जाम में आएगी ही। तो देखो, एक तो होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ये होता है POP। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस ऑफ प्लास्टर, कुछ भी बोल दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम होता है ना, उसका फार्मूला होता है 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है। जिप्सम का फॉर्मूला है, और मैंने पढ़ा रखे हैं ये सारे लेक्चर, देखोगे साइंस के सारे लेक्चर, मैथ के, साइंस के और एग्रीकल्चर के हर एक लेक्चर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए तुम्हें मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर तुम प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, CaSO4.2H2O फार्मूला होता है सर, सही है। तो यही क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है वो तुमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन केन। केन मतलब भाई कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। और अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम किसमें कितना नाइट्रोजन कंटेंट है, जिसमें किसी में 20.6 था, किसी में कुछ था 20.6, तो सर नाइट्रेट था, फॉस्फेट नाइट्रेट था। हाँ, तो ये तो कैन में पूछ रहा है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26 के करीब था, 26 या 25 के करीब। ठीक है, तो ये याद हो गया हमें, और वो टेबल ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसीलिए तो कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, various fertilizer are applied to provide plant nutrient. Plant nutrient, what is the nitrogen percentage in ammonium sulfate? अमोनियम सल्फेट, यही तो बोल रहे थे हम, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फोस्फेट, इनमें कितना होता है? 20.6 है, 20.6 होता है सर। 20.6% क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेंट रखता है कौन? अमोनियम सल्फेट के अंदर इतना होता है सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, सिट्रेट सिट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर बट वाटर इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर इज। सिट्रेट में बीच वाला हमने पढ़ा था, देखो, एक तो थी मोनो क्लोरो, मोनो कैल्शियम फोस्फेट, एक डाइक्लो कैल्शियम फोस्फेट, एक ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। ट्राई कैल्शियम फोस्फेट थी, वो तो डिजोल्व ही नहीं होती, इनसोल्यूबल थी सर, वो तो हटा दो, ट्राई वाला तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, मोनो अमोनियम मोनो वाली, सर वो मोनो वाली थी ना, वो भी क्या थी? वो भी डिजोल्व नहीं हो रही सर। मोनो वाली तो वाटर सोल्यूबल थी सर, हाँ वाटर सोल्यूबल थी। तो डाई वाली थी ना, डाई कैल्शियम फोस्फेट वाली, वो सिट्रेट सोल्यूबल थी, सिट्रेट सोल्यूबल। हाँ, तो सिट्रेट सोल्यूबल का जो आंसर जाने वाला वो क्या जाएगा बताओ? डाई कैल्शियम फोस्फेट। मोनो कैल्शियम फोस्फेट किस में सोल्यूबल थी? वाटर में। ट्राई कैल्शियम फोस्फेट थी वो इनसोल्यूबल थी, तो डाई कैल्शियम फोस्फेट वाला क्या था? सिट्रेट सोल्यूबल था। इस तरह से ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाईएस्ट P2O5 कंजम्पशन इन विच क्रॉप। सबसे ज्यादा फोस्फेट का जो कंजप्शन होता है वो कौन सा करता है? गन्ना या ज्वार, सोरगम या जो सबसे ज्यादा फोस्फोरस का कंटेंट लेती है ना, जो दो फसलें हैं, सोरगम और शुगर केन, तो ये याद भी रख लेना। सोरगम होता तो वो ऑप्शन चला जाएगा, और शुगर केन है तो वो आंसर चला जाएगा। और इन दोनों में भी अगर कंपटीशन हो जाए बाई चांस, तो शुगर केन ही आंसर जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ नीम इज ड्यू टू
विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से पेस्टिसाइड जो प्रॉपर्टी है नीम की वो किसकी वजह से है? तो देख लो भाई, नीम की जो पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है। अभी बात कर लेते हैं। देखो नीम का जो साइंटिफिक नेम है वो बोल लो पहले, किसी को याद है तो। देखो लिख देता हूं मैं, अजाडिरेक्टा, अजाडिरेक्टा इंडिका, इंडिका, ये है साइंटिफिक नेम किसका? नीम का। अब अपने आप ही ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन अपने आप ही बता देगा, ऐसा नाम है। देखो ये रहा, अजाडिरेक्टा इंडिका है ना, तो अजाडिरेक्टिन जो केमिकल है उस केमिकल की वजह से पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, पेस्ट को मार सकता है। नीम की पत्तियां हम अनाज के अंदर भी स्टोर करते हैं तो उसमें रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें अजाडिरेक्टिन होता है। अजाडिरेक्टिन में पेस्ट को मारने की एक प्रॉपर्टी है, पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है, और उसको दम घुट के मर जाती है पेस्ट, और इसलिए हमें फायदा मिलता है। तो अजाडिरेक्टिन का जो केमिकल है उसका यूज किया जाता है पेस्ट को मारने के लिए, पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है नीम। और साइंटिफिक नेम नीम का याद भी कर लें आज ही, अजाडिरेक्टा इंडिका, अजाडिरेक्टिन केमिकल का नाम भी याद हो गया। इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर पे। मेन्योर और फर्टिलाइजर पे हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, हमें पूरी नॉलेज हो चुकी है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करें भाई। जो भी यहाँ नाइट्रोजन कंटेंट किसमें कितना है, फास्फोरस कंटेंट किसमें है, पोटेशियम कंटेंट, सल्फेट कंटेंट, ये सारे याद कर लें, ताकि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो उसके। और यहाँ से इस टेबल से चांस है अब की बार क्वेश्चन आने का, यहाँ से स्ट्रेट फर्टिलाइजर, बाइनरी फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इसमें भी मैंने देखे हैं एग्जाम में। तो ये इसको तैयार कर लें, बहुत बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी